मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ सेन, दिस इज सिद्धार्थ सेन। वेलकम अवर धनमेज मैथ्स एंड जीएस एकेडमिक ग्रुप। आपका स्वागत है हमारे एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान, पॉलिटी में टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। स्लाइड देख रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना, सर्वोच्च न्यायालय का शब्द फॉर्मेशन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। ओके, सर्वोच्च न्यायालय, न्याय की व्यवस्था कब की गई? न्याय शब्द का उत्पत्ति या न्याय शब्द का चलन कब आया? न्याय शब्द की उत्पत्ति हम देखें तो प्राचीन काल में जनपद, जन समूह होते थे, लोगों के जन समूह होते थे। तो पद एक पोस्ट होती थी जिसमें शक्तियां, अधिकार, नियंत्रण, दायित्व ऐसे कुछ एक मर्ज करा जाता था, इसमें पद दिया जाता था। हम बात करते हैं मध्यकाल की। ये प्राचीन काल हो गया। मध्यकाल में देखा जाए तो जो मुगल थे, मुगलों के समय जो न्याय की व्यवस्था थी वो थी काजी पद था, जिसमें किसी व्यक्ति को पद दिया जाता था, उसके अधिकार होते थे, दायित्व होते थे, उसकी सीमाएं होती थी, नियंत्रण होता था। ये विधि थी उस समय। अब हम आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में न्याय की जो वर्ड या न्याय की जो हमने फेमिलियर हुए, जैसे हम परिचय हुआ हमारा न्याय शब्द से, वो हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। न्याय पद से हमारा परिचय देखा जाए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय जैसे वायसराय थे वारेन हेस्टिंग्स, है ना, पहले हमारे वो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। ओके, तो हम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तो फेमिलियर हुए। कलकत्ता में हमारा इसका फॉर्मेशन हुआ, स्थापना हुई, स्टेबल करा गया इसे। द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1774 अंडर द 1773 रेगुलेशन एक्ट। इसमें 3 न्यायाधीश और 1 उच्च न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट किया गया या बनाया गया। ओके, सेकेंड है न्यायपालिका। हमारे वहाँ जो है वर्तमान में जो चलन में है, भारत में हमारे पास न्यायपालिका एकल प्रणाली, भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है हमने इसकी काफ़ी सारी नियम विधि संशोधन हुए। संशोधन कब हुए? जब हम स्वतंत्र हुए, फ्रीडम हुए, जब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, तब उसमें संशोधन हुए। पर ये जो था 1935 का एक्ट, इसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट की परिकल्पना देते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का नाम देते हैं। जैसे बोला गया संघीय फेडरल कोर्ट, तो फेडरल कोर्ट जो है 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट बनाया गया, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अकॉर्डिंग कार्य करता था, है ना, क्योंकि इस समय तक हमारे पास आज़ादी नहीं थी, हमारा संविधान अंगीकृत नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था, हम कहीं ना कहीं आज़ादी की दौड़ में थे, ये बोला जा सकता है। ओके, सेकेंड हम नेक्स्ट स्लाइड हम बताते हैं। भारत में आज़ादी के बाद एकीकृत न्याय प्रणाली कार्य कर रही है, तब से आज़ादी से लेकर आज तक और आने वाले भी समय में। एकीकृत न्याय प्रणाली किसे कहा जाएगा? एकीकृत न्याय प्रणाली हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अंतिम दरवाजा है न्याय का, इसके बाद कोई ऐसा दरवाजा नहीं है या कोई ऐसे निर्णय की कोई विधि नहीं है सर्वोच्च विधि जिसे हम बोलें। तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कार्य करते हैं, अधीनस्थ कार्य करते हैं हाई कोर्ट्स। ठीक है, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ से कार्य करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिला न्यायालय। ओके, इसके बाद जब न्यायालय का जो हमारा उद्घाटन है वो है 28 जनवरी 1950 को हमने न्यायालय, हमारा सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया, जिसका स्थान दिल्ली है। स्थान परिवर्तित किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। ये संविधान बोलता है कि संसद चाहे तो स्थान परिवर्तित कर सकती है यथोचित विधि, समय या आवश्यकता अनुसार, पर ऐसा कोई भी विकल्प उचित नहीं लगता है, तो वो दिल्ली ठीक है, मतलब दिल्ली जो हुआ है वही चला आ रहा है आज तक। आप नेक्स्ट इसमें देखेंगे स्लाइड में हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, ये राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट
हाई कोर्ट, ये दोनों ही अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्र प्रेसिडेंट को देते हैं। सेकंड, अगर ओथ देखा जाए, शपथ की बात करी जाए, तो शपथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को तो राष्ट्रपति दिलाता है, पर हाई कोर्ट जस्टिस जो रहते हैं उन्हें राज्यपाल द्वारा दी जाती है। इन दोनों में एक ये जो चीज़ है ये कॉमन नहीं है, बस एक ये कॉमन नहीं है। अगर इनका अगर सपोज नियुक्ति भी अपॉइंट भी करना है तो राष्ट्रपति करेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को। ओके, नेक्स्ट है, इसमें संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने की एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया है न्यायाधीशों को हटाए जाने की, महाभियोग, इम्पीचमेंट बोल सकते हैं उसमें। जैसे जस्टिस जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या है? स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउस, लोकसभा राज्यसभा, दोनों द्वारा पारित किया जाएगा। अंतिम राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर्ड होगा तो वो बिल पारित हो जाएगा, मतलब लागू हो जाएगा बोल सकते हैं। तो ये मेजोरिटी क्या होती है भाई? स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत बोलेंगे 2/3, 2/3, 2/3 मेजोरिटी जो होती है, 2/3 संसद में बहुमत पाए हुए उपस्थित सदस्यों का 2/3। ओके, नेक्स्ट हम बोलेंगे हटाए जाने के लिए आधार सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार होना चाहिए। द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल मस्ट बी प्रूवन मिसकंडक्ट और अब्यूज। अब जब तक सिद्ध कदाचार सिद्ध नहीं हो जाता आप उन्हें नहीं हटा सकते, है ना। कदाचार सिद्ध होना चाहिए, उनके द्वारा संविधान की किसी विधि का हनन हो गया हो, या संविधान के जैसे माना जाता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो पालक है, संरक्षक है किसका? संविधान का, और मूल अधिकारों का गारंटर है। हमारे जो बेसिक जो राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, उनका गारंटर है। तो अगर इनका कहीं हनन होता है तो उस पर सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार का केस चलता है, मामला चलता है, ये जो भी है संसद में बहस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेवानिवृत्ति आयु जो है 65 वर्ष निर्धारित की गई है संविधान द्वारा। संविधान बोलता है कि जो भी न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायाधीश, हाई कोर्ट नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 62 ईयर, हम हाई कोर्ट जब डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा हाई कोर्ट में क्या है डिसाइड किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए 65 वर्ष अंतिम है जो है आयु जो निर्धारित की गई है। सेकंड, नेक्स्ट है इसमें कि मिनिमम एज डिस्कस नहीं है, इसमें कहीं भी मिनिमम आयु, न्यूनतम आयु का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है कि न्यूनतम आयु क्या होगी। ओके, वेतन भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जो भारत की सिंचित निधि पर भारित होते हैं। सैलरीज एंड अलाउंस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट व्हिच इज वेटेड ऑन द इरिगेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड्स ऑफ इंडिया। इरिगेटेड फंड क्या है? इरिगेटेड फंड से हम सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं, जस्टिस हैं, उनको सबको हम वेतन भत्ते, अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस बहुत सारे होते हैं, उनको हम देते हैं। तो ये सारी के सारा लोड फंड किस पे भारित होता है? हमारे इस पर सिंचित निधि पे, इरिगेटेड फंड्स पर। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड में है संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख से कहने का मतलब है मेरा कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद है वो 124 से 147 तक उसमें बताया जाता है। भाग 5 में आर्टिकल 124 टू 147 आर मेंशन्ड, आर पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। 34 मतलब 33 प्लस 1, 33 प्लस 1, 33 प्लस 1, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। ओके, ये जो व्यवस्था है ये कब लाई गई? 2009 में, सॉरी 2019 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम संख्या, ओके, जिस वर्ष पारित हुआ, जिस वर्ष अमेंडमेंट करा गया, उस वर्ष का उसमें उल्लेख किया गया। ओके, अब द सुप्रीम कोर्ट currently has strength of 33 plus 1 judges to 2019 Supreme Court Judges Number Act. ओके, नेक्स्ट है प्रारंभ में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, 8 7 प्लस 1, वही सेम कंडीशन। संसद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। इसमें समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करे गए। 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18 एंड 1986 में 26 और 2008 में 31 और 2019 में आपको बताया ही है मैंने
कि 34 थे, 33 प्लस 1। इसमें सभी में जैसे देखा जाए 11 10 प्लस 1, 14 13 प्लस 1, ये एक चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीश। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश होना चाहिए। संवैधानिक पीठ क्या है? संवैधानिक पीठ बोला जाएगा उसे जहां संविधान का हनन हुआ हो, कोई ऐसा वाद है, कोई ऐसा वाद दायर हुआ है, कोई ऐसा मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया है जिसके रिव्यू के लिए, जिसकी उसके हम बोल सकते हैं उस मामले को डिस्कस करने के लिए, एक बात डिस्कस करने के लिए बेंच बिठाई जाती है न्यायाधीश, जिसमें न्यूनतम मिनिमम 5 जजेस होते हैं। ठीक है, केशवानंद भारती मामला केरल बनाम केरल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसे मील का पत्थर भी साबित किया गया है कि भाई मील का पत्थर जो है केशवानंद भारती मामले के केस के बाद ही इसी को बोला गया है कि भाई मूल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन ही कर दिया गया उन्होंने। आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते। संसद को ऐसा किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब ये केस क्या था? 1951, हम थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं आपको। 1951 में शंकरी प्रसाद मामला आया, जिसमें आजादी के बाद हम जब बढ़ने लगे, वृद्धि करने लगे, तो औद्योगिकीकरण चालू हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो औद्योगिक क्रांति के समय में हमको उद्योग स्टेबल करने के लिए, डालने के लिए कहीं ना कहीं जमीन की जरूरत पड़ी। जमीन के लिए संसद ने क्या करा? भाई इनके पास जमीन है, ये जमींदार है, इनसे जमीन लेके बांट दी जाए, दे दी जाए, कहीं उपयोग में ले ली जाए, इंडस्ट्रियल उपयोग में ले ली जाए, कहीं जो है आप लोगों में बांट दी जाए। अब अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपके पास ढेर सारा पैसा है, सरकार बोले कि आपसे पैसा लेके जो है हम लोगों में बांट रहे हैं और इससे क्या है लोग संपन्न होंगे, समानता का अधिकार, समानता आएगी, तो भाई शंकरी प्रसाद तो नाराज हो गए इसमें। उन्होंने बोला ये थोड़ी, ऐसा थोड़ी होता है। शंकरी प्रसाद बनाम हरियाणा, उन्होंने बोला ऐसा थोड़ी होता है कि आप हमारी लैंड लेके और आप लोगों में बांट देंगे। ठीक है, तो उसके बाद वो जो केस है संसद में गया, संसद में बात पर डिस्कस हुआ और संसद में डिस्कस होने के बाद जो पॉजिटिविटी थी वो संसद के पक्ष में गई, जो फैसले का हक था वो संसद के हक में गया, निर्णय था सॉरी। तो इसके बाद 1956 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस आया, इसमें भी सेम लैंड रिफॉर्म वाला था, उसमें भी सरकार के पक्ष में केस गया। ठीक है, ये चलता रहा, ये चलता रहा। अब हर बार बेंचेस जो होती हैं, न्यायाधीशों का संविधान को देखने का जो नजरिया होता है, उसका ऑब्जर्वेशन जो होता है वो अलग अलग होता है, सभी का अलग अलग होता है। आपका भी संविधान आप पढ़ेंगे, उसके देखने का नजरिया सबके अलग अलग रिव्यू होते हैं। तो जब 1967 में एक केस आया, केशवानंद भारती मामला आया, इसके पहले गोलकनाथ भी आया था, वो हम डिस्कस करेंगे, आप डिस्क्रिप्ट सेकंड पार्ट देखेंगे, अब उसमें आएगा। 1967 में केशवानंद भारती मामला आया, उसमें बताया गया कि भाई ये जो लैंड रिफॉर्म के लिए केस आया है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। मूल अधिकारों की शुरुआत आर्टिकल 12 से होती है और आर्टिकल 13 आपके मूल अधिकारों के हनन के लिए आपको ये अधिकार देता है। ठीक है, तो केशवानंद जी ने बोला कि भाई हमारा तो आप कहीं ना कहीं हनन कर रहे हैं मूल अधिकारों का, तो ये सही नहीं है और आप जो है ना इसका तरीका बदलिए, आप किसी दूसरे तरीके से लैंड रिफॉर्म करिए, ये तरीका आपका सही नहीं है। ये बात गया सुप्रीम कोर्ट में, बाद में ये डिस्कस हुआ बेंचेस में। और आपको एक बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की जो बेंच थी सबसे बड़ी, वो सिर्फ केशवानंद भारती मामले में थी। 17 जजेस की बेंच थी, अभी तक 17 जजेस की बेंच नहीं हुई है, 17 जजेस की बेंच केशवानंद भारती मामले में हुई थी। तो उसमें भाई डिस्कस हुआ कि नहीं, हाँ आप सही है, आपको उन्हें भी आपसे नहीं ली जाएगी जमीन, तरीका दूसरा ढूंढा जाएगा। जो पहले जो हुए हैं डिसीजन, उसकी भी हम अवमानना नहीं करते हैं, उसका हम निरादर नहीं करते हैं, पर जो हुए हैं उनका नज़रिया अलग था, हमारा नज़रिया अलग है। और सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि आप आर्टिकल 13 के तहत किसी की भी संपत्ति का इस तरीके से हनन नहीं कर सकते, उस समय ही बोला गया। तो भाई केशवानंद भारती मामले में जो मूल ढांचा है ये सामने आया, बेसिक स्ट्रक्चर में जो भी चीज़ें आ रही हैं भाई आप इनको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, आप आपका काम करिए, आप कुछ भी करिए, पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ेंगे।
ये हम आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, हम आपके ना किसी भी नियम कानून विधि में हम नहीं मतलब आएंगे, पर आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छोड़ सकते। बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाती है हमारे मूल अधिकार। आप सब कुछ करिए पर बेसिक स्ट्रक्चर में छोड़िए। ये इस समय से सरकार और न्यायाधीश न्यायपालिका इसमें कहीं ना कहीं एक टकराव आ गया इस समय से। ठीक है, 73 के केसेस के बाद एक केस आया था मिनर्वा मिल्स, 1980 में आया था। तो मिनर्वा मिल्स में भी सेम कंडीशन हुई कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कुछ प्रमुख केसेस देखते हैं हम। इंदिरा साहनी केस 1992 में ओबीसी के लिए क्रिमिलियर का दावा दायर किया गया, बात दायर किया गया। उन्होंने बोला कि भाई क्रिमिलियर के लिए हम बात दायर कर रहे हैं कि अब क्रिमिलियर क्या है। क्रिमिलियर एससी एसटी एक्ट को, एससी एसटी जो है, एससी एसटी को छोड़ के बाकी सभी जो शेड्यूल्स हैं वो क्रिमिलियर में आएंगे। और क्रिमिलियर की परिभाषा ये है कि जिस व्यक्ति की, जिस पर्सन की वार्षिक आय 8 लाख है, यदि इनकम जो है 8 लाख है, वो जो है वो भाई क्रिमिलियर की श्रेणी में आएगा। तो क्रिमिलियर की श्रेणी में आने के लिए भाई ये कहीं ना कहीं इन्होंने बात दायर करा कि यार ये तो गलत है और इसको आप क्या परिवर्तन कर सकते हो, मुझे क्या आरक्षण दे सकते हो, ये आप बताएं। इस बात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि मैक्सिमम जो आरक्षण की जो वो होगी लिमिट होगी वो 50% होगी। इसके बाद मतलब कोई भी डिसीजन नहीं होगा या कोई सेकंड में कुछ भी ऐसा नहीं होगा ऑप्शन कि आपको दिया जाए। ओके, अगला केस आया विशाखाबाद कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कार्यरत महिलाओं का संरक्षण, बनाम राजस्थान। ये राजस्थान में केस हुआ कि भाई विशाखा जो थी उन्होंने एक केस दायर करा। विशाखा एक पर्सन थी, उन्होंने केस दायर करा कि कार्यस्थल पर जो महिलाएं हैं उनके यौन उत्पीड़न के लिए आप संरक्षण दीजिए, उन्हें कुछ अधिकार दीजिए, उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान करिए, ऐसे नियम विधि बनाइए जिसमें क्या है कार्यस्थल पर उनका यौन उत्पीड़न ना हो। ठीक है, ऐसे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए जरा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका भी वाद स्वीकार करा गया और ऐसे अधिनियम बने भी। ठीक है, मेनका गांधी वाद अनुच्छेद 14, 19 व 21 विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। अब ये बोला गया मेनका गांधी जी को विदेश जाने के लिए रोका गया, तो मेनका गांधी जी ने एक बात दायर करा जिसमें उन्होंने बताया कि आर्टिकल 13, 14, 19 एंड 21 इन्हें ट्रायंगुलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इनका। इसकी डिस्कस मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल्स में। तो अब आर्टिकल 19, आप 14 छोड़ दीजिए, आर्टिकल 19 ये विधि के समक्ष समता है, विधि सभी के लिए समान है ना। आर्टिकल 19 बोलता है कि आप भारत में कहीं भी संचरण कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर आ सकते हैं, जा सकते हैं। पर आर्टिकल 21 बोलता है कि आप विदेश यात्रा करना जो है आपका दैहिक अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप फ्रीडम है। अगर आपके ऊपर कोई ऐसे केसेस नहीं चल रहे हैं जो कि देशद्रोही हैं या जो भी केसेस होते हैं, उनको छोड़ के आपको 21 ये अधिकार देता है, हर नागरिक को ये अधिकार देता है आर्टिकल 21 कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, है ना। ये आपका दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट है बेला बनर्जी, ये भी लैंड रिफॉर्मेशन के लिए था, लैंड रिफॉर्म के लिए था, सॉरी लैंड रिफॉर्म में हुआ था ये भी कहीं ना कहीं केस। 1940 है, कोयलो केस में भी सेम कंडीशन थी। अब कोयलो केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार ये ना हर बार कहीं ना कहीं एक नई विधि लाके कहीं ना कहीं अपने आप को भाई हम चीफ जस्टिस हैं, हम अपने आप में विधि हैं, लॉ है और हम भाई संविधान के अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, तो आप हमसे बढ़ के नहीं हो। संसद को बोला हमसे बढ़कर नहीं हो आप, नहीं, हम दोनों में समान शक्तियां हैं, समान अधिकार हैं, हमारा क्षेत्र अधिकार समान है, पर आप हमसे बढ़कर नहीं हो। आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छोड़ सकते। इसके बाद न्याय ने सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि भाई जो 9 शेड्यूल है, जो 9 शेड्यूल जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था 9वीं अनुसूची, और उसमें बोला गया था कि 9 शेड्यूल में जो भी डाल दिया जाएगा, जो भी विधेयक उसमें डाल दिया जाएगा, उसमें आप न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकते, जुडिशियली रिव्यू नहीं दे सकते उस पर, आप दोबारा उस पर बहस नहीं कर सकते। अगर एक बार हमने उसको फाइनल कर दिया, राष्ट्रपति ने उसको बिल कर दिया, घोषित अधिनियम बन गया, तो उसको दोबारा डिस्कस नहीं होगा। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं लगा सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं यार ये तो हमारे अगेंस्ट है, कुछ ना कुछ हमारे हाथ कट रहे हैं इसमें, कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और इससे संविधान खतरे में है। तो संविधान खतरे में मतलब जनता के अधिकार खतरे में है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार अब हम एक काम करते हैं, हम खुद बैठ जाते हैं 9th शेड्यूल में। तो न्यायिक पुनर्विलोकन 9th शेड्यूल में आया, और अब जब हम खुद ही बैठ गए तो अब हमको परिवर्तन करो। हमको कैसे आप परिवर्तित कर सकते हो? हमारा कोई अमेंडमेंट नहीं है, न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो 9th शेड्यूल 2008 में बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ और उसमें बोला गया कि अब जो है आप संसद जो है वो 9th शेड्यूल में परिवर्तन नहीं कर सकती, जो भी उसमें आएगा वो कब से 1773 के केसेस से लेके तो अब निरंतर इनमें किसी में भी आप जुडिशली रिव्यू ले सकते हैं, मतलब परिवर्तन कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो हम खुद बैठ गए, न्यायपालिका खुद बैठ गई इसमें आके। ओके, यहाँ पे हमारा जो पार्ट है, पार्ट 1 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पार्ट 2 देखने के लिए आप वेट करें। आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा, जिसमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, क्षेत्र अधिकार, उनके नियंत्रण, उनकी क्या पावर्स हैं, कि क्या उनके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, ये जो रिकॉर्डेड कोर्ट्स हैं, अभिलेख न्यायालय हैं, वो क्या कार्य करते हैं, इनकी आर्टिकल 124 से 147 तक हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। आप पार्ट 2 देखिए।